हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। ये वाजीराम क्विज पार्ट 2 का पहला वीडियो है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट का। तो जो पहला टॉपिक दिया है वो साइक्लोन फ्रेडी है। तो साइक्लोन फ्रेडी का ओरिजिन कहाँ से होता है? साइक्लोन फ्रेडी अभी आया है एंड इट ओरिजिनेटेड अलोंग नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसकी नॉर्दर्न कोस्ट से ओरिजिनेट हुआ था और ये इंडिया है, ठीक है। देन यहाँ से होता हुआ इंडियन ओशन से होता हुआ अफ्रीका तक ये आया है। ये 33 डेज तक क्या है, 33 डेज तक ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा है। 33 दिन तक ये साइक्लोन कंटिन्यूसली चलता रहा है। 8000 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। मोजाम्बिक में लैंडफॉल हुआ है इधर, तो मॉरिशस, लार्क, रियूनियन, यहाँ पे इसका मेडागास्कर यहाँ पे लैंडफॉल हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया है साउदर्न हेमिस्फीयर में, जहां पे क्या है, जिसका क्या है 6 सेपरेट राउंड ऑफ रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ है। ये पहले ओरिजिनेट हुआ, फिर ये पूरा मेच्योर जुवेनाइल स्टेज से मेच्योर स्टेज में आया, फिर से बाद में सेनाइल स्टेज में गया, फिर अगेन डेवलप हुआ, फिर इस तरह से क्या है इसके 6 राउंड ऑफ इंटेंसिफिकेशन हुए हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो, उनको चाहिए होता है कोरियोलिसिस फोर्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखते हैं कि वो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको कोरियोलिसिस फोर्स की जरूरत पड़ती है। जबकि उनको टेम्परेचर चाहिए होता है कितना का, 20 मिनिमम सी सरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को ओरिजिनेट करने के लिए 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखते हैं। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये बीच में क्या होती है, यहाँ पे साइक्लोन की वॉल होती है, आई वॉल, एंड यहाँ पे ये अप ड्राफ्ट होते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है एक्सटेंड करते हैं, देन ऊपर इधर में डाउन ड्राफ्ट आते हैं, इधर में ऊपर में अप ड्राफ्ट आते हैं। यहाँ से हवा आई से ऊपर जाती है, यहाँ से सिंकिंग हवा करती है, तो जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। ये यहाँ पे आई वाल्स होती हैं, लगभग 5 से 15 किलोमीटर का एरिया आई वाल्स होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। ऊपर में देखो जाओगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो क्लाउड्स बढ़ते जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप पढ़ लीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेमिंग के बारे में बताया हुआ है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर रेफर्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड में, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। हुरिकेन्स बोला जाता है इनको अटलांटिक ओशन एंड नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोला जाता है, हुरिकेन्स कहा जाता है। टाइफून कहते हैं साउथ चाइना सी में, और पैसिफिक ओशन में इनको टाइफून कहा जाता है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। विली विली कहां पे अकर करते हैं, विली विली इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है विली विली, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर करते हैं साउदर्न पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन विली विली कहां पे आते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है इनको। एंड टाइफून कहा जाता है इनको पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, दैट इज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी वाले एरिया में, इधर वाले यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसको कहा गया है। देन हुरिकेन्स कहा गया है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक रॉक एंड ट्रिनिडाद आइलैंड। ट्रिनिडाद आइलैंड है, ये ब्राजील का आइलैंड है। ट्रिनिडाद या फिर ट्रिनिडैड आइलैंड है, ये एक ब्राजील का आइलैंड है। वहां पे क्या है, ह्यूमंस क्या है बहुत सारा प्लास्टिक जनरेट करते हैं, तो वहां से क्या है कुछ प्लास्टिक्स है, वो एक वोल्केनो की रॉक के साथ मिक्स होके क्या है एज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक की रॉक की तरह वो बन गया है, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया है, नई टर्म को प्लास्टिक रॉक बोला गया है। उनको प्लास्टिक जब मिक्स हो गया है रॉक्स के साथ, तो उसको प्लास्टिक रॉक का नाम दिया है, उसको बोला गया है प्लास्टिगोमरेट। प्लास्टिगोमरेट हैज ऑफन बी फाउंड इन, ये यहाँ पे मिले हैं ब्राजील के आइलैंड में। तो ये ट्रिनिडाद कहाँ पे लोकेटेड है, ये किसका आइलैंड है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ब्राजील का आइलैंड है, ठीक है। तो ये प्लास्टिगोमरेट क्या होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री ग्रेनुअल, यानी कि रॉक से बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से, एंड अदर डेब्रिस जो कि प्लास्टिक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्लास्टिगोमरेट बने हैं, प्लास्टिक की रॉक्स, ठीक है। When the temperature जब इंक्रीज होगा तो प्लास्टिक मेल्ट है एंड एम्बेडेड इनटू दी, जो टेम्परेचर इंक्रीज के कारण क्या है उसके साथ में ये मिक्स हो जाएगा, प्लास्टिक लिक्विड बन जाएगा ना प्लास्टिक, तो उसको रॉक के साथ ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाउड फॉरेस्ट। तो अभी एक रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड है, वो इनको सेव करने में हेल्प कर सकता है क्लाउड फॉरेस्ट को। क्लाउड फॉरेस्ट होते क्या है, क्लाउड फॉरेस्ट तो इट रेफर टू ए, तो इट रेफर टू ए ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन वेयर देयर इज ए हेवी रेनफॉल एंड फ्रीक्वेंट कंडेंसेशन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। देखो ये क्लाउड फॉरेस्ट होते हैं ना, वो हिल एरियाज पे पाए जाते हैं जहां पे क्या है फोग होती है, ठीक है। तो उनको बोला जाता है क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड के कारण फ्लो फोग वाले एरियाज के अंदर ये इनको क्लाउड फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड यहाँ पे फोग होगी, मिस्ट होगी, एंड देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन होगा इस एरियाज में, इन एरियाज में, जिसके कारण क्या है हाई प्रेसिपिटेशन के कारण क्या है फोग वहां पे जम जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, तो हम इसको देखते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज
तो ये यहाँ पे हम पिक्चर्स देख सकते हो आप लोग। तो ये क्लाउड फॉरेस्ट है, ये क्लाउड फॉरेस्ट है, दीज आर द क्लाउड फॉरेस्ट। ठीक है, तो क्लाउड फॉरेस्ट हमने देख लिया है कि ये हिल वाले एरियाज में पाया जाएगा। ठीक है, तो दिस आर रेफर टू वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन में पाए जाएंगे, एंड जहां पे रेनफॉल होगी एंड फ्रीक्वेंट कंडेंसेशन होगा। एज रिजल्ट हवा ऊपर जाएगी माउंटेन की तरफ, वो कूल होगी तो कंडेंस करेगी तो वहां पे क्या है, वो प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इट इज यूजुअली फाउंड अलोंग द साइड ऑफ माउंटेन्स की साइड में पाए जाते हैं। ये 2500 मीटर की हाइट तक पाए जाते हैं, हजार से लेके 2500 मीटर की हाइट तक ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल वुडलैंड आर क्लासिफाइड एज ए क्लाउड फॉरेस्ट। 1% ही क्लाउड फॉरेस्ट है, वो वुडलैंड फॉरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट फ्रीक्वेंट एंड सीजनल लो। यहाँ पे क्या है, मिस्ट होगी, धुंध आएगी, एंड द क्लाउड कलर यूजुअली एट ऑल द कैनोपी लेवल। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल में कैसा है, फोग की तरह दिखाई दे रहा है। तो दिस इन इकोसिस्टम इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम दैट इज ए डेंस फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पे डेंस एंड शॉर्ट ट्रीज आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, एपीफाइट पाए जाते हैं। एपीफाइट क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट पे क्लाइम करते हैं फॉर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्लाइम करते हैं। ठीक है, जैसे बेल वगैरह है, वो ट्यूबर्स वगैरह है, वो फॉरेस्ट पे चढ़ जाती हैं, इन ट्रीज पे क्लाइम कर जाती है और वो उससे मैकेनिकल सपोर्ट लेती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एपीफाइट का ऑर्चिड है। एंड एपीफाइट होते हैं वो न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं प्लांट से, जिसपे होस्ट पे ये ग्रो करते हैं, उस पे ये न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ट्री क्राउन है, उसमें जो फॉरेस्ट मॉइस्चर को ये कर लेगा। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, इस ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। ये हम देखें ट्रॉपिकल एरियाज वाले में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये फॉरेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो ये है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, उसने 736 क्या है क्लाउड फॉरेस्ट क्लासिफाई किए हुए हैं 59 कंट्रीज में। 59 कंट्रीज में कितने हैं, 736 क्लाउड फॉरेस्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर किसका है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है ये। It is a part of World Meteorological Organization, and these cloud forests are found only in tropical areas with high mountains. तो high mountain वाले एरियाज में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको थ्रेट है क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण। नेक्स्ट इज कैल्प फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। नेक्स्ट इज कैल्प फॉरेस्ट। ठीक है, अभी एक जनरल नेचर में स्टडी आई थी जिसके कारण क्या है, कैल्प स्टोर जो बताती है कि कैल्प फॉरेस्ट आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें ये थ्रेट है। तो कैल्प आर लार्ज ब्राउन एल्गी। तो कैल्प क्या होते हैं, दीज आर लार्ज ब्राउन एल्गी दैट लिव इन कूल न्यूट्रिएंट रिच रिलेटिवली शैलो वाटर में ये रहती हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरियाज में ये जनरली पाई जाती हैं कैल्प आर। तो दीज आर ब्राउन एल्गी होती है, लार्ज ब्राउन एल्गी जो कूल एनवायरमेंट पे रहना पसंद करती है, जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो, शैलो वाटर में ही रहती है, क्लोज टू शोर। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंसी अपॉन द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि अटलांटिक रीजन में ये पाई जाती है जहां पे लाइट का प्रेजेंस होता है। कैल्प फॉरेस्ट तो फॉर्म इन द शैलो ओपन वाटर में ये पाई जाती है एंड आर रेयरली फाउंड बिलो द डेप्थ ऑफ 50 से लेके हम 130 फीट की देख सकते हैं, 49 से 131 फीट कह सकते हैं, लगभग 150 फीट से नीचे नहीं पाई जाती है ये ओशन डेप्थ में। एंड ये जनरली ग्रुप्स में ग्रो करती है कैल्प फॉरेस्ट। ठीक है, एंड इनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसलिए इनको कैल्प आर यूज्ड इन बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है आइसक्रीम वगैरह में, सीरियल, रेंच ड्रेसिंग, योगर्ट, दही में, टूथपेस्ट में, लोशन में, इनका बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है कैल्प फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट आता है उनसे। ठीक है, दे प्रोवाइड अंडर वाटर हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं, डेंस फॉरेस्ट की तरह है। तो वहां पे क्या है, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, फिशेज, एल्गी वगैरह यहाँ पे पाई जाती है। तो ये कैल्प फॉरेस्ट इटसेल्फ इज ए ब्राउन एल्गी। ठीक है, लार्ज ब्राउन एल्गी जो कि कूल एज वेल एज न्यूट्रिएंट रिच एनवायरमेंट में सेल वाटर में पाई जाती है। ठीक है, देन थ्रेट क्या हो जाएगी, तो मेल्टिंग ग्लेशियर के कारण क्या है, सैलिनिटी चेंज होगी, तो इनको थ्रेट होगी। ठीक है, देन जो अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस होती है जैसे कि ट्रॉलिंग वगैरह है, बॉटम ट्रॉलिंग है, तो वो एंड कोस्टल पोल्यूशन है, वो भी क्या है, कैल्प फॉरेस्ट को थ्रेट है। ठीक है, एंड इनका जो है कैल्प फॉरेस्ट होते हैं ना, कैल्प फॉरेस्ट इनको कौन खाता है, इनको खाता है सी यूरिचिन। तो सी यूरिचिन इनको ईट करता है, सी यूरिचिन इनको खा जाता है। ठीक है, एंड सी यूरिचिन को कौन खाता है, तो सी यूरिचिन का प्रेडेटर कौन है, सी यूरिचिन के 2 प्रेडेटर होते हैं। ठीक है, इस सी यूरिचिन के 2 प्रेडेटर है, स्टारफिश एंड सी ओटर।
तो स्टार फिश एंड सी ओटर है वो सी यूरिचिन को खा जाते हैं, ठीक है। तो स्टारफिश और सी ओटर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। इसके कारण क्या है, सी यूरिचिन का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही नंबर सी यूरिचिन का इंक्रीज हो रहा है तो ये केल्प फॉरेस्ट है उनको बहुत जल्दी ये खाए जा रहे हैं। तो 90% को जो थ्रेट है वो सी यूरिचिन से है, ठीक है। सी यूरिचिन होता क्या है, तो सी यूरिचिन ग्रेव द केल्प फॉरेस्ट एट रेट ऑफ 30 फीट पर मंथ। तो ये 30 फीट खा जाते हैं एक महीने में बाय मूविंग इन हर्ड्स। तो ये बहुत सारे झुंड में चलते हैं सी यूरिचिन। द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सी यूरिचिन हैज बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ देयर मेन प्रेडेटर, इनका जो मेन प्रेडेटर है वो स्टारफिश है, हैज तो इट हैज लेड टू द 90% डिक्लाइन इन द केल्प फॉरेस्ट इन कैलिफोर्निया कोस्ट में जो केल्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं यूएस में, वहां पे ये इनका 90% डिक्लाइन इनके कारण हुआ है, ठीक है। तो सी ओटर्स है वो भी क्या है, सी यूरिचिन के डोमिनेंट प्रेडेटर है, ठीक है। तो इट कैन हेल्प इन थ्राइविंग देम। लैचिन कॉरिडोर वाज इन न्यूज। तो लैचिन कॉरिडोर क्या है, देखो ये जो नकार्नो काराबाख रीजन है ये कंफ्लिक्ट रीजन है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। तो आर्मेनिया ये देखो लोकेशन अजरबैजान में लाई करता है नकार्नो काराबाख रीजन, ठीक है। आर्मेनिया इसको क्लेम करता है। तो यहां पे इसको कनेक्ट किया जाता है, अजरबैजान को ये आर्मेनिया को कनेक्ट करता है यहां से। देखो इसको हम ये वाला जो रीजन है यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूं मैं, तो ये लाचिन कॉरिडोर है। इट कनेक्ट करता है ये नकार्नो काराबाख को आर्मेनिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसको अजरबैजानी प्रोटेस्टर ने इस पे कब्जा कर लिया था, उसमें ब्लॉक कर दिया गया था, तो इसलिए ये न्यूज में था। तो ये पूछा जा सकता है कि लाचिन कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, तो ये नकार्नो काराबाख रीजन से है। एंड नकार्नो काराबाख कहाँ पे है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है, ठीक है, डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट इज कोल्ड वेव। तो कोल्ड वेव, A cold wave is a weather phenomena that is distributed by कम टेम्परेचर कूल हो जा रहा है, ठीक है। रैपिड फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है इसमें विद इन 24 आवर। तो आईएमडी के अनुसार कोल्ड वेव कब आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कोल्ड वेव की कंडीशन कब आती है। इसमें अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। प्लेन एरिया के लिए अलग डेफिनेशन है और हाई एल्टीट्यूड हिली एरिया के लिए अलग डेफिनेशन है। प्लेन एरिया के लिए हम देखते हैं तो कोल्ड वेव की क्या डेफिनेशन है। प्लेन एरिया के लिए जो कम से कम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ में प्लस में 4.5 डिग्री वो टेम्परेचर डिक्लाइन होना चाहिए। 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्लाइन होना चाहिए इन 2 डेज, ठीक है। तो लास्ट 2 डेज में 4.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है और वहां का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर उससे कम है, तब प्लेन वेव में कोल्ड वेव की कंडीशन को मानता है आईएमडी, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव डे में 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिक्लाइन होना चाहिए। हिली एरियाज में कब माना जाता है, हिली एरियाज में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 0 या फिर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और उसके अलावा 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर डिक्लाइन होता है तब उसको माना जाता है हिली एरिया में क्या है, कोल्ड वेव की कंडीशन आ गई है, ठीक है। एंड सीवियर कोल्ड वेव कब आती है, सीवियर जो कोल्ड वेव है, जो कि बहुत खतरनाक कोल्ड वेव है, वो कब माना जाता है, जब मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, इस केस में हम मैक्सिमम टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल में हम क्या है, प्लेन और नॉर्मल कोल्ड वेव है उसमें मिनिमम टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं। सीवियर कोल्ड वेव में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम से कम कितना है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्लाइन होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू से। तो नॉर्मल वैल्यू से यदि वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्लाइन हो रहा है तब उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन माना जाता है, ठीक है। तो प्लेन वेव में 10 डिग्री का सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर प्लस 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड 4.5 डिग्री डिक्लाइन होना चाहिए 2 दिन में, लगातार 2 दिन में, कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन में, ठीक है। एल्टीट्यूड एरिया, हाई एल्टीट्यूड हिली एरिया के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस में 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्लाइन होना चाहिए बिलो नॉर्मल, ठीक है। तो देयर आर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कोल्ड वेव इन कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन के लिए हो सकते हैं। लार्ज स्केल पे फोग आ जाए तो फोग क्या होती है, फोग्स आर लो स्केल क्लाउड होते हैं। फोग इज कैरिड बाय लो विंड एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट नियर द ग्राउंड, ठीक है। तो जो है कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो फोग्स पड़ा हुआ अपने प्रेशर डिफरेंस के कारण हो सकता है, जेट स्ट्रीम के कारण हो सकता है। जेट स्ट्रीम्स आर नेरो मेंडरिंग विंड होती है, ठीक है, जो इनका इंडेक्स के साइकिल से ये अपर एटमॉस्फेयर में ब्लो करती है वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की ये ब्लो करती है। जनरली जेट स्ट्रीम होती है वो वेस्टर्लीज होती है जनरली। तो बहुत सारी टाइप की वेस्ट स्ट्रीम होती है, सब आपने पढ़ा होगा। 10 स्नो कवर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है।
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, ये मेडिटेरियन रीजन है, जो मेडिटेरियन रीजन है वहां से आने वाले डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं, ये समर में आते हैं जनरली, ठीक है, इससे समर से पहले आते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं दैट ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट करते हैं और वेस्टर्ली विंड के द्वारा इंडिया में लाए जाते हैं, ठीक है। एंड इट डेवलप इन द मिड लैटिट्यूड रीजन, दे डेवलप नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं जे जनरली क्या हमेशा क्या है, ये डेवलप करते हैं नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डेवलप होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इन ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप नहीं होते हैं, परंतु ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर डेवलप करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म भी कहा जाता है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस को मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म भी कहा जाता है। तो दे ट्रेवल फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न, ठीक है, तो वेस्टर्न से यहां से लेके मेडिटेरियन से वेस्टर्न टू ईस्ट की डायरेक्शन में आते हैं वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द वेस्टर्न टू ईस्टर्न डायरेक्शन एंड द वर्ल्ड वेस्टर्न, वेस्टर्न का मतलब क्या है, वेस्ट टू ईस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। एंड डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, इसमें क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है, जो टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है वो कंडीशंस, इसलिए डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इसलिए इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो लालिना के कारण भी क्या है, ये हमें देखने को मिल जाती है, क्या अभी तो पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कोल्ड वेव लालिना के कारण जा सकती है। अभी क्या है, ट्रिपल लालिना आया है, तो 3 साल तक कॉन्जिक्यूटिवली लालिना आया है, तो लालिना के कारण इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, इंक्रीज इन रेनफॉल होता है, इंडिया में रेनफॉल इंक्रीज होता है, एल निनो में डिक्रीज हो जाता है। लालिना एल निनो के बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिए। लालिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन सरफेस टेम्परेचर अलोंग द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, ये जनरली कम हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली में कोल्ड वेव कंडीशन के बारे में बताया हुआ इसमें, ठीक है। The long cold wave spell in दिल्ली में क्यों हो जाते हैं, because there is a large gap in two western disturbances। जनरली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो उनमें जो गैप होता है वो कितने का होता है, 2 से 3 दिन का गैप होता है, 3 to 4 days, 2 से 3 या 3 से 4 दिन का गैप होता है। परंतु जब लॉन्ग गैप हो जाता है, 7 से 8 दिन का गैप हो जाता है, जिसके कारण क्या है, कोल्ड वेव कंडीशन थ्राइव करते हैं ज्यादा दिन तक वहां पे। तो अर्थ इनरमोस्ट कोर, नेक्स्ट इज नई इनरमोस्ट कोर डिस्कवर की है अभी। तो अर्थ की आप सभी जानते हो कि अर्थ कोर होती है, कोर मेंटल, देन देयर इज क्रस्ट होती है, ठीक, कोर मेंटल क्रस्ट, जो कोर मेंटल एंड आउटर लेयर इज देयर, अर्थ की बाउंड्रीज। तो इनरमोस्ट कोर लेयर है वो कितने हैं, लगभग कितने हैं, 400 माइल की वाइड और 644 किलोमीटर एरिया है, वो उसका माना गया है। ये जो नीफे वाला एरिया है, ये किससे बनी होगी, नीफे निकल एंड आयरन से मिलकर बनी होगी ये, तो इट इज ए सॉलिड स्टेट में होगी, आयरन एंड निकल की बनी हुई है इनरमोस्ट कोर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर होगा, तो टेम्परेचर एस्टिमेटेड 5000 से 6000 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर है 1500 इसको। एंड इसका जो इनरमोस्ट कोर है ये तो सॉलिड होगी, तो ये इसका क्या है, फिर अपना क्या होगा, वो टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्मा वो फ्लो करता है ना, आउटर जो विस्कस लेयर होती है तो उसमें फ्लो करता है। तो ये जो अर्थ की वेरियस लेयर होती है, इनर कोर, दिस इज इनर कोर, देन आउटर कोर, उसके बाद में ये एस्थेनोस्फीयर वगैरह वो आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको ढंग से पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट इज सोलर प्रोमिनेंस, सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ए लार्ज सोलर प्रोमिनेंस ऑन द सोलर अर्थ, साउथ पोल, सन के साउथ नॉर्थ पोल पे इसको ऑब्जर्व किया गया था। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, दीज आर द लार्ज लूप लाइक स्ट्रक्चर एट द एज ऑफ द सोलर डिस्क के एज पे होते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्टैंड आउट ब्राइटली अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ स्पेस एंड द इनॉर्मस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सोलर प्रोमिनेंस। ये होता क्या है, हम देखते हैं, ठीक है। तो सोलर प्रोमिनेंस ये जो यहां से निकलती है, ये सोलर है, सन का आउटर इनर लेयर है। इनर लेयर से क्या है, यहां से ये जो निकलने वाला ये जो मटेरियल है उसको बोलते हैं सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है। तो अंदर वाले बाहर से होते हुए ये सोलर के आउटर लेयर है, सन की आउटर लेयर है, तो वहां से ये कोरोना से आउट बाहर की तरफ आता है, तो इसको बोलते हैं सोलर प्रोमिनेंस, ठीक है। तो ये कोरोनल मास इजेक्शन का हम प्रिकर्सर कह सकते हैं सोलर प्रोमिनेंस को। तो ये है, इसका एग्जांपल दिखाया हुआ है कि ये सोलर मॉन्स्टर सोलर ये प्रोमिनेंस निकला हुआ है, तो ये यहाँ से निकलने वाला मटेरियल है वो सोलर प्रोमिनेंस बनाता है, ठीक है। इसमें हम देखें सोलर प्रोमिनेंस एंड यहाँ से ये लूप की तरह निकलने वाला मटेरियल है, तो कि जो सोलर डिस्क है वहां से निकलता है एंड समटाइम स्टैंड आउट ब्राइटली अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ सन, ठीक है। इसमें से तो ये देखोगे तो प्रोमिनेंसेस आर एंकर्ड बाय द सन सरफेस ऑन द फोटोस्फीयर एंड एक्सटेंड टू द सन के आउटर सरफेस से निकलने वाला मटेरियल है वो कोरोना बनता है। तो दीज आर मच कूलर एंड डेंसर देन दिस, तो ये डार्क स्पॉट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इट गिव राइज टू सोलर प्रोमिनेंस है, वो राइज देता है कोरोनल मास इजेक्शन को।
तो ये हम प्रिकर्सर कह सकते हैं किसका, कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसका प्रिकर्सर है सोलर प्रोमिनेंस। तो सोलर फिलामेंटिसिस है, यही इसका एक टाइप होता है, इसको फिलामेंट की तरह ये दिखाई देता है तो इसको फिलामेंटिसिस कह देते हैं। सम टाइम प्रोमिनेंसेस आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए ब्राइट बैकग्राउंड ऑफ सन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ ए एज। तो जब सन के बैकग्राउंड से ही देखते हैं तो ये सोलर फिलामेंट की तरह दिखाई देते हैं ऐसे, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। तो कोरोनल मास इंजेक्शन है तो बाहर निकलने वाला मटेरियल है सन के जो कोरोना से, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। एंड दीज आर द लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक। तो प्लाज्मा के में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम का मिक्सचर होता है प्लाज्मा, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड ये जब अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या है, ये कोज करते हैं अरोरा बोरियालिसिस एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिसिस करते हैं। तो उनको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है इनको, और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउदर्न लाइट कहा जाता है, ठीक है। एंड साउदर्न लाइट को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिसिस कहते हैं, और जो नॉर्दर्न लाइट में उनको क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिसिस, ठीक है। ये अभी भी न्यूज में है, ठीक है, ये न्यूज में चलता रहता है। तो जियोमैग्नेटिक स्ट्रीम में जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तब ये यहाँ पे स्टॉर्म कोज करते हैं, क्योंकि अर्थ की जो आयनोस्फीयर है वहां से ये जो सन से निकलने वाला चार्ज पार्टिकल आता है, तो सन के जो आयंस है उनके साथ ये कॉन्टेक्ट करते हैं तब ये यहाँ पे लाइट दिखाई देती है पोल्स पे। तो इसका जो इफेक्ट है तो इट कैन इम्पैक्ट द आयनोस्फीयर, और तो जो कम्युनिकेशन रेडियो नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। जो रेलवे रेलवे नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है उस पर ये खतरा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। तो सैटेलाइट्स कैन बी डैमेज्ड, ठीक है। एंड जियोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट भी आ सकते हैं, इससे पावर ग्रिड का फेलियर होने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट इज ममाटस क्लाउड्स। तो ममाटस इज क्लाउड्स होते हैं, तो ममाटस इज लाइक ममाटस का मतलब होता है ब्रेस्ट, तो ये ब्रेस्ट की तरह दिखने वाले क्लाउड्स होते हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल एंड डिस्टिंक्टिव क्लाउड्स विद अ सीरीज ऑफ बल्जेस एंड पाउचेस emerging from the base of cloud, ठीक है। they are associated with the cumulonimbus cloud। तो ये cumulonimbus cloud होता है, ठीक है, ये cumulonimbus cloud होता है। एंड इसमें एयर जब अपड्राफ्ट होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर जब क्लाउड्स बनते हैं तब अपड्राफ्ट होता है, तो फिर उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे पार्टिकल्स ऊपर जमा होने लग जाते हैं, आइस क्रिस्टल बनना चालू हो जाते हैं, ठीक है। एंड तो धीरे धीरे ये आइस क्रिस्टल बनना चाहते हैं, ठीक है। जब हवा आती है तब विंड्स आती है तब ये जो क्लाउड है अनस्टेबल हो जाता है, तब ये नीचे की तरफ डिसेंड करता है। क्लोनोमस क्लाउड है जो अनस्टेबल हो जाता है तब ये नीचे की तरफ डिसेंड करता है, और जैसे ये नीचे की तरफ डिसेंड करता है तो ये ऊपर वाला जो पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल है वगैरह वगैरह है, तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये नीचे की तरफ डिसेंड करेगा क्लाउड्स, और ये जो पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ ऐसे डिसेंड कर जाएंगे, तो ये इस तरह से ये दिखाई देगा, इस तरह से ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको ममाटस क्लाउड्स बोला जाता है। इसका पिक्चर्स हम देखें तो ये जो है यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, ये जो क्लाउड्स है ये ममाटस क्लाउड्स है। इनका और इमेज देखें, ये यहाँ पे ये दिखने वाला क्लाउड्स है, ये ममाटस क्लाउड्स है रेस्ट की तरह, ठीक है। ये गोल गोल बॉल की तरह। तो इनके बारे में और देखें तो ममाटस क्लाउड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन एसोसिएशन विद लार्ज क्यूमुलनिम्बस क्लाउड के साथ बनते हैं, और दूसरे क्लाउड के साथ भी ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टिपिकली टर्बुलेंसेस विद इन द क्यूमुलनिम्बस क्लाउड विल कॉज ममाटस टू फॉर्म स्पेशली इन द अंडर साइड ऑफ द प्रोजेक्टिंग एनविल्स। तो ये उसके नीचे बनते हैं एज इट रैपिडली डिसेंड, जब नीचे आता है तब टू लोअर लेवल। दिस रिवर्सेस इज यूजुअली क्लाउड फॉर्मिंग प्रोसेस टू अपवर्ड ग्रोथ मेकिंग द अनइवन क्लाउड बेस। तो ये क्लाउड बेस अनइवन हो जाएगा इसके कारण। तो ममाटस क्लाउड्स आर यूजुअली मोस्ट अनयूजुअल एंड डिस्टिंक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन है, ये सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। And the weather associated with this thicker, the mamatus refers from the Latin word mama, which translates to the mamatus it transferred to the udder or breast. Their striking appearance is most visible when the sun is low in the sky and the pouches from the sunlight, ठीक है। Then these cloud are associated with the cumulonimbus cloud के साथ, एनविल के साथ, एनविल हेड होता है उसको साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड के साथ भी एसोसिएट किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये ममाटस हमने देख लिया है। तो सबसाइडिंग एयर जो होती है ये आप इसमें और पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। ये हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। देन ईरान माटी डिबालू, ईरान माटी डिबालू, तो ये माटी यानी जिसको मट्टी है तो इसको माटी पड़ रहा है, माटी है ये, ठीक है। ईरान माटी डिबालू, ठीक है। ये क्या है, ये सैंड ड्यून्स है। तो ईरान मिट्टी से बनने वाले क्या है, ये सैंड ड्यून्स है। ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ये है रेड सैंड ड्यून है, दे आर फाउंड एट विशाखापट्टनम एंड भूमिपट्टनम के बीच में
आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और भूमिपट्टनम के बीच में ये सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश में कोस्ट में, ठीक है। एंड ये फेस कर रहे हैं, थ्रेट फेस कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल डिग्रेडेशन के कारण दे आर वल्नरेबल टू दी, ये फर्टाइल जोन होते हैं। तो एरामाटी डिबालू क्या है? पहली बात तो ये है कि रेड सैंडस्टोन्स है, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? दूसरी बात ये है कि ये विशाखापट्टनम एंड भीमुनीपट्टनम के बीच में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इट इज वन ऑफ द साइट ऑफ 35 नोटिफाइड नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स हैं। तो इंडिया की 34 नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स हैं, उनमें से एक है एरामाटी डिबालू। एंड उसके अलावा भी साइट्स हैं, ये क्या है? सैंड ड्यून्स हैं बेसिकली। तो इसके अलावा दूसरी साइट्स है वो आंध्र प्रदेश में जो नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है वो कौन सी है? नेचुरल जियोलॉजिकल आर्क है तिरुमला हिल्स में, तिरुमला हिल इन चित्तौड़, देन एपआर्कियन अनकन्फॉर्मिटी है चित्तौड़ में, देन वोल्केनिक बेडेड बार्टियार्स है, मैग्नेमेटा है। ये आप लिस्ट देख सकते हो इसकी गूगल करके। नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट हेरिटेज साइट कितनी है? 34 है, इनकी लिस्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज ओपन पिट माइंस। तो ये जो माइंस होती है ऊपर से सरफेस से ही उसको माइन कर लिया जाता है, सरफेस लेयर को रिमूव करते हैं तो उसको ओपन पिट माइन बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन कास्ट माइन और सरफेस माइनिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा थ्रेट रहता है, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बहुत सारा माइनिंग पोल्यूशन का थ्रेट रहता है। इफेक्ट ऑफ ओपन पिट माइनिंग का जो इनॉर्मस वाटर है, हाइड्रोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल कंडीशंस को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके अलावा दो तरीके बताए हैं ओपन कास्ट माइनिंग का। अल्टरनेटिव क्या है? इन सिटू रिकवरी ऑफ माइन है, तो ये अंदर ही हम जो बेड होता है उसके अंदर ही क्या है, अंदर से भेज के उसको रिकवर कर ले, ठीक है। जो ऊपर आउटर लेयर है उसको डिस्टर्ब ना करें और अंदर ही उसको कुछ प्रोसेस के द्वारा माइन कर ले। और उसके अलावा दूसरा है ब्लॉक केविंग मेथड। ब्लॉक केविंग मेथड है तो उसमें ब्लॉक का निकाल लें, पूरा का पूरा अंदर से ब्लॉक निकाल लें, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक केविंग मेथड। इट इज अंडरग्राउंड मासिव माइनिंग टेक्निक है, इन विच ब्लॉक इज एक्सट्रैक्टेड एंड जिसमें क्या है इसका जो ओर को निकाला जाता है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म ग्राउंड वाटर स्टोरेज इन गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन में वो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। 2.6 सेंटीमीटर पर ईयर डिक्लाइन हुआ है 1999 से 1996 से 2017 के बीच में। एंड गंगा बेसिन के बारे में बात करें तो गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द कंट्री है एंड ये स्प्रेड है 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पड़ता है। तो इट इज गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इसका जो एरिया है लगभग कितना है 8 लाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब लगभग है। इट इज आउटस्प्रेड इन इंडिया। तो गंगा बेसिन इज स्प्रेड इन इंडिया के अलावा तिब्बत, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश में स्प्रेड है, ठीक है। तो चाइना मतलब नेपाल, चाइना मतलब तिब्बत, ठीक है। इंडिया, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश में ये 4 कंट्रीज में स्प्रेड है गंगा बेसिन। एंड गंगा बेसिन अकाउंट फॉर 26% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि 1/4 से भी ज्यादा एरिया है इंडिया का। वो क्या है जो रिकॉर्डेड टोटल जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री का उससे ये गंगा बेसिन अकाउंट करता है, तो 1/4 से ज्यादा है, ठीक है। तो गंगा बेसिन का जो एरिया है 1/4 से भी ज्यादा है, तो ये फैक्ट याद रख सकते हो। एंड कौन कौन से स्टेट में पड़ता है गंगा बेसिन? तो गंगा बेसिन टोटल है, जो गंगा बेसिन क्या होता है, जो हाइड्रोलॉजिकल एरिया होता है, जो बेसिन होता है, तो इसमें जो है वो एक ही रिवर गंगा रिवर इंक्लूड नहीं की गई है, इसका जो ट्रिब्यूटरी है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो उसमें टोटल एरिया उसका कैचमेंट एरिया उसमें लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 11 स्टेट्स में ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये लिस्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नमामि गंगे प्रोग्राम है, तो गंगा को क्लीन करने के लिए 2014 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो इसमें अभी क्या है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इसको वन ऑफ द 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में इसको अवार्ड दिया गया था एंड COP 15 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। COP 15 है वो 2 जगह ये कहाँ पे हुई थी? COP 15 ऑफ CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी COP 15 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड फ्लैगशिप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव है, तो ये काफी अच्छा है, इसने प्रेज किया है CBD ने, ठीक है। तो COP 15 CBD की कहाँ पे हुई है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुई है। एंड तो 14 दिसंबर को द वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 14 दिसंबर को, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है
और फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसका बजट आउटले कितना है 20,000 करोड़ था। 2014 में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था 2014 में, ठीक है। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एडमिनिस्ट्रेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, उसको करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिसेंटली नाम चेंज किया गया था। देन इसका द प्रोग्राम वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसका स्टेट काउंटर पार्ट है, स्टेट में कौन इम्प्लीमेंट करता है? स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट होती है, ठीक है। एंड अपेक्स लेवल पे है जो नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई है, उसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर स्टाफ। तो इसको नेशनल गंगा काउंसिल को कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। नेशनल गंगा काउंसिल ने रिप्लेस किया था, एनजीसी ने किसको रिप्लेस किया था? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को इसने रिप्लेस किया था। नेशनल गंगा काउंसिल कब क्रिएट की थी? 2016 में इसको क्रिएट किया गया था। नेशनल पहले हुआ करती थी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी थी, उसको रिप्लेस करके इसको बना दिया गया था 2016 में, ठीक है। अंडर दी गंगा रिवर गंगा रेजुनेशन प्रोटेक्शन एंड अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 के अंदर इसको बनाया गया है। तो नेशनल गंगा काउंसिल को कौन हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इसने किसको रिप्लेस किया है? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, ठीक है। एंड इसको जो है नेशनल नमामि गंगे है, उसको 3 टायर मैकेनिज्म बनाया गया है इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे ऊपर पे नेक्स्ट अपेक्स लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी देखता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी देखता है, टास्क फोर्स बनाई गई कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में। देन स्टेट लेवल पे क्या है? स्टेट लेवल पे स्टेट चीफ सेक्रेटरी उसका इंप्लीमेंटेशन को देखता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है, जो कि हेड की जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। 3 इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजरिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, वो 3 लेवल पे कंप्राइज होती है। नेशनल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। एंड इसकी जो एक्टिविटीज है उसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया गया है। तो एंट्री लेवल एक्टिविटी है जिसमें इमीडिएट विजिबल इंपैक्ट दिखाई देता है, उनको बोलते हैं एंट्री लेवल एक्टिविटीज। मीडियम टर्म एक्टिविटीज है जिसको 5 साल के लिए जो काम तक जिन पे काम चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है ऐसी एक्टिविटी जिन पे 10 साल लग जाए करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर सिटीज अलायंस। तो पिछले साल लॉन्च किया गया था, रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया था। एंड इसमें रिवर सिटीज नाम देखो, तो रिवर के किनारे जो सिटीज लोकेटेड है, दे कम टुगेदर, वहां पे वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि रिवर को कैसे क्लीन रखना है, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, वो नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं रिवर सिटीज अलायंस के अंदर, ठीक है। तो इट इज रिवर सिटीज अलायंस इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज इन इंडिया टू आइडिएट, डिस्कस, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर। इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। अभी रिवर सिटीज अलायंस में कितने सिटीज हैं? 19 सिटीज इसका पार्ट है। एंड इसमें गंगा के अलावा दूसरी सिटीज भी है, दूसरे जो बहुत सारी सिटी है। तो इसमें ऑल ओवर द कंट्रीज है, सिटीज है, वो सारी रिवर के ऊपर जो लोकेटेड सिटीज हैं वो पार्ट है इसका, नॉट ओनली गंगा, ठीक है। ये पार्टनरशिप है, किस किसके बीच में पार्टनरशिप है? रिवर सिटी अलायंस किस किसके बीच में पार्टनरशिप है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग महुआ, दोनों की पार्टनरशिप है। इसमें 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हाउआ है, ठीक है। तो इसमें महुआ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड इसको उसमें क्या है, इसी के अंडर में क्या है, अभी एक धारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। धारा क्या है? एनुअल मीटिंग हुई थी। एंड तो इसकी रिवर सिटी अलायंस के जो मेंबर थी उनकी एनुअल मीटिंग थी, जिसका नाम दिया गया था धारा। धारा क्या है? धारा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। तो धारा इज ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर, ये इनकी मीटिंग हुई थी। एंड दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये मीटिंग कहां पे हुई थी? धारा वाज कहां पे हुई थी? पुणे में हुई थी। ये मीटिंग हुई थी पुणे में, ये एनुअल मीटिंग हुई थी जिसका नाम क्या है? धारा। धारा मतलब ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। किसके द्वारा की गई थी? नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे? पुणे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ये कहां पे लोकेटेड है? ये दिल्ली में लोकेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये किससे रिलेटेड है? ये राजस्थान से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान है वो क्या है, राजस्थान से पास होती है चंबल रिवर, ठीक है। तो चंबल रिवर का जो पानी है वहां पे वो यूज करना चाहता है। तो चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी है, कुल्लू रिवर है, पार्वती रिवर, कालीसिंध ट्रिब्यूटरी है, इनका एक्सेस वाटर है वो यूटिलाइज करना चाहता है राजस्थान। एंड इसको अपोज कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है, क्योंकि चंबल मध्य प्रदेश से भी पास होती है, ठीक है, जिसको अपोज कर रहा है, ठीक है, ड्रिंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये ईस्टर्न गंगा कैनाल प्रोजेक्ट है, वो किससे रिलेटेड है? राजस्थान में, चंबल रिवर, ठीक है। चंबल के बारे में वो देख ले हैं, चंबल रिवर, ठीक है। चंबल का ओरिजिन कहां से होता है? इसका होता है सिंगर चोरी पीक, सिंगार चोरी पीक से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है, सिंगार चोरी पीक से। एंड कहां पे लाई करती है? ये पीक लाई करती है नॉर्दर्न स्लोप ऑफ वेस्ट विंध्याचल माउंटेन। तो विंध्याचल माउंटेन के नॉर्दर्न स्लोप पे लाई करती है मध्य प्रदेश में, ये इसका ओरिजिन है। यहां से देखो तो इधर से चंबल यहाँ पे से लोकेट होती है, यहां से इधर आती है, ठीक है। एंड ये गंगा की यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है।
तो ऑन द साउथ इसके जो बेसिन में है, इधर इधर अरावली पड़ जाएगा, फिर ये आप लोकेशन तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू हाड़ौती प्लेटू से फ्लो करती है। हाड़ौती प्लेटू कहाँ पे है? राजस्थान में है। जो कोटा बूंदी वाला एरिया है उसको हाड़ौती रीजन कहा जाता है, तो ये राजस्थान में ही पड़ जाता है, ठीक है। एंड इसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? बनास है, काली सिंध है, सिप्रा एंड पार्वती आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इट। तो चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी है? बनास, काली सिंध, सिप्रा एंड पार्वती इसकी ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी। एंड जो डैम बनाए हुए हैं चंबल पे, कौन कौन से डैम बनाए हुए हैं? गांधी सागर डैम बनाया हुआ है, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। तो दिस डैम्स आर बिल्ट ऑन दी दिस रिवर। नाम क्या है? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम। तो इसमें से तीनों आई थिंक राजस्थान में बनाए गए हैं। देन नेशनल चंबल सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है, तो ट्राई जंक्शन ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे हम देखते हैं तो ट्राई जंक्शन है राजस्थान, एमपी और यूपी का। तो यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी लोकेटेड है, जहाँ पे क्या है? घड़ियाल पाए जाते हैं। तो घड़ियाल यहाँ पे पाए जाते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी में, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, एमपी एंड यूपी, ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट इज धौली गंगा रिवर है। तो धौली गंगा राइज करती है, धौली गंगा रिवर इट राइज इन द बॉर्डर रीजन ऑफ गढ़वाल हिमालय में ये राइज करती है। एंड तो ये ट्रिब्यूटरी है, धौली गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड ये मीट करती है अलकनंदा को। इसके अलावा जो हम पंच प्रयाग है उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अलकनंदा में बहुत सारी रिवर मर्ज करती है, ठीक है। तो अलकनंदा में जब नंदाकिनी मर्ज करती है तो एक कुछ नंद प्रयाग बनता है, पिंडर रिवर बनती है तब कर्ण प्रयाग बनता है। अलकनंदा जब पिंडर को ज्वाइन कर लेती है तो कर्ण प्रयाग बनता है, ठीक है। इसी तरह से अलकनंदा जब भागीरथी को ज्वाइन कर लेती है तो भागीरथी को जो ज्वाइन कर लेती है तब क्या बनती है? गंगा बनती है, ठीक है। तो धौली गंगा है, धौली गंगा पे तपोवन लोकेटेड है। तपोवन किसके लिए फेमस है? हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। तो तपोवन इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग, इट इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ धौली गंगा। तो तपोवन कहां पे लोकेटेड है? धौली गंगा। तपोवन में क्या पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सियोम रिवर। सियोम रिवर, तो सियोम रिवर है ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो दिस इज ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, क्या है? सियोम रिवर। सियोम रिवर का दूसरा नाम क्या है? योमगो रिवर। सियोम रिवर और योमगो रिवर, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। एंड जो मॉलिंग नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क है वो इसके बैंक पे लोकेटेड है, तो ईस्ट बैंक पे लोकेटेड है। तो सियोम रिवर पे कौन सा है? मॉलिंग नेशनल पार्क है। एंड मॉलिंग नेशनल पार्क लाई करता है अबोर हिल पे। तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं तो डफला, मीरी, अबोर हिल्स लाई करती है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो बहुत सारी डफला, मीरी, अबोर हिल्स अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, ठीक है। तो मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? सियोम रिवर। कहां पे फ्लो करती है ये? अरुणाचल प्रदेश में। किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है। नेक्स्ट इज गंडक रिवर। तो ये नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। नमामि गंगे को 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड तो इट इज बीइंग पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर्डेशन, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो नमामि गंगे का काम क्या है? पॉल्यूशन को अबेटमेंट करना है एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो उसका पॉल्यूशन को कम करना है और उसको रेजुविनेट भी करना है नमामि गंगे का। तो गंडक रिवर उसके अंदर इसको कुछ प्रोग्राम लिया जा रहा है। तो गंडक एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा की है। तो वहां पे इसको भी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को इसमें साफ किया जा रहा है नमामि गंगे के अंदर, ठीक है। तो ये गंडक रिवर है, ये ओरिजिनेट करती है नॉर्थ ऑफ धौलागिरी, धौलागिरी के नॉर्थ में इन तिब्बत में ओरिजिन करती है एंड देन ये नेपाल बॉर्डर से होते हुए इंडिया में आती है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करती है गंगा को। तो जो गंडक रिवर है गंगा को ज्वाइन करती है कहां पे? हाजीपुर के पास। हाजीपुर इज लोकेटेड नियर पटना। तो ये पटना के पास में हाजीपुर में ये ज्वाइन कर लेती है गंडक रिवर, ठीक है। एंड जहां से ये एंटर करती है उसको इंडो नेपाल बॉर्डर पे, द एंट्री पॉइंट ऑफ द रिवर एट इंडो नेपाल बॉर्डर इज कन्वर्जेंस ऑफ गंडक इस कॉलेज इसको त्रिवेणी बोला जाता है, जहां पे ये एंटर करती है नेपाल बॉर्डर से इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है? इसको त्रिवेणी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियां मर्ज कर रही है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज, जो गंडक रिवर को क्या बोला जाता है? नेपाल में नारायणी रिवर भी कहा जाता है। गंडक इज आल्सो कॉल्ड एज नारायणी रिवर और काली गंडक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जब इसको त्रिशूली रिवर इसमें ज्वाइन कर लेती है आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑफ त्रिशूली इन नेपाल, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी हम देखें तो इसकी जो गंडक रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मायनगाड़ी, बारी, त्रिशूली, पंचानंद, सरहंद एंड बूढ़ी गंडक इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है गंडक की? मायनगाड़ी, बारी, त्रिशूली, पंचानंद एंड सरहद एंड बूढ़ी गंडक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। चितवन नेशनल पार्क है, चितवन नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क कहां पे है? नेपाल में है, ठीक है। नेपाल के एक साइड में चितवन नेशनल पार्क है, यहाँ पे दूसरी साइड में क्या है? यहाँ पे लोकेटेड है। तो नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है और इंडिया के साइड में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। ये बिहार में है, ये नेपाल में है चितवन नेशनल पार्क। ये दोनों लाई करते हैं इसके रिवर पे, ठीक है। तो गंडक रिवर पे लाई करते हैं।
चितवन नेशनल पार्क एंड वाल्मीकि रिवर आर लोकेटेड जस्ट beside each other on the area of वाल्मीकि रिवर ऑफ गंडक बराज पे ये लोकेटेड है। एंड इस रिवर को पे लोकेटेड है, गंडक रिवर पे क्या है, नेशनल हाईवे 37 लोकेटेड है, नेशनल हाईवे 37, याद रखो नेशनल हाईवे 37 इज लोकेटेड ऑन गंडक रिवर, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू प्लेट्यू मिला है, एक नया प्लेट्यू डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में, तो ये अवर आर्ट टाइप ऑफ प्लेट्यू है, तो जो रॉक्स होती हैं वो अवर स्टेप कर जाती है, तो उस तरह का ये प्लेट्यू है, इस तरह का, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में ये पाया गया है प्लेट्यू। कहाँ पे मिला है, ये थाने रीजन में मिला है, तो ये इट इज बसाल्टिक प्लेट्यू है, डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये लेटराइट से बना हुआ है। तो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट हम जानते हैं कि इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सबसे देश के कारण ये बने हैं, ठीक है। एंड तो ये तो इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है वो क्या है, सबसिडेंस कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है वो इमरजेंस कोस्ट है, तो वेस्टर्न घाट है, दे आर माउंटेनियस रीजन रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इट पास थ्रू दी, कहां से पास होती है, यहाँ देखो गुजरात से होते हुए ये तमिलनाडु तक पास करती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल एंड तमिलनाडु तक ये लाई करती है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो कस्तूरी रंजन पैनल भी इसी के लिए बनाया गया था, और एक और पैनल बनाया गया था इसके लिए, के कस्तूरी रंजन और एक और नाम क्या है, ठीक है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज, इसको वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। दिस माउंटेन चेन रिप्रेजेंट जियोमॉर्फिक फीचर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंट विद यूनिक बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट क्या है, क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट पे, एंड इस कारण क्या है, ये क्या है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो ये वन ऑफ द इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, कहाँ पे है, एक तो वेस्टर्न घाट वाला हो गया, दूसरा हिमालयन रीजन में है, हिमालयन में इंडो बर्मा रीजन, तीसरा सुंडालैंड है, सुंडालैंड वाला इंक्लूड करता है निकोबार आइलैंड को, ठीक है। एंड ये वेस्टर्न घाट है, दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी, कहाँ पे लोकेटेड है, केरला में, ठीक है। अनाईमुडी इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है। तो नेक्स्ट इज देपसांग बल्ज। तो देपसांग बल्ज है, ये देपसांग प्लेन के, यहाँ पे देपसांग प्लेन के साउथ में लाई करता है देपसांग बल्ज। तो ये थोड़ा सा ट्रेन है, यानी कि अपलिफ्टेड एरिया है, थोड़ा सा ट्रेन है, 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एंड तो ये एक्साइचिन वाले पार्ट में यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, ये एक्साइचिन है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है, देपसांग प्लेन के साउथ में, ठीक है। तो देपसांग बल्ज, एंड यहाँ से ये बूट्सा नाला है, ये फ्लो करता है। यहाँ पे कराकोरम पास है, तो ये तो ये कराकोरम पास के पास में लोकेटेड है, ठीक है। ये प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल एशिया को थ्रू कराकोरम पास से। तो नेक्स्ट इज केरला एनजीटी ने क्या है, नेशनल गरीब ट्राइब्यूनल ने अभी केरला गवर्नमेंट पे फाइन लगाया था कि उसने जो वेम्बनाड और अष्टमुडी लेक है उनका वो अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर रहा है, उनको पोल्यूट कर रहा है। तो वेम्बनाड लेक कहाँ पे है उसके बारे में देखते हैं। वेम्बनाड लेक इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट लेक है केरला की, वेम्बनाड इज लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड इट इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये वेम्बनाड लेक इज लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। एंड ये केरला की कोस्ट पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे क्या है, बैक वाटर भी पाए जाते हैं। तो जो इट इज ये 4 रिवर का सोर्स है, इट हैज इट सोर्स इन 4 रिवर्स। इसका सोर्स है 4 रिवर यहाँ पे सिंक करती है, एंड मीनाचिल रिवर, मीनाचिल, अचानकोविल, पंपा रिवर एंड मणिमाला रिवर। तो इट हैज इट सोर्स इन 4 रिवर, दैट इज मीनाचिल, अचनाकोविल, पंपा एंड मणिमाला रिवर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट वेम्बनाड लेक है, दैट इज ए सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। एंड लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया कौन सी है, सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन अष्टमुडी लेक है, अष्टमुडी लेक है, इट इज सेकंड ओनली इन टू वेम्बनाड के बाद में दूसरे नंबर पे आती है केरल में, ठीक है। तो केलाड़ रिवर है वो इसमें डिस्चार्ज होती है, केलाड़ रिवर है वो अष्टमुडी लेक में डिस्चार्ज होती है, ठीक है। डिस्चार्जिंग इनटू द अष्टमुडी लेक इज केलाड़ रिवर, जबकि यहाँ से 4 रिवर निकलती है। इट हैज इससे भी क्या है, 4 रिवर में सोर्स है, तो यहाँ पे क्या है, 4 रिवर ड्रेन हो रही है, यहाँ पे भी ड्रेन हो रही है 4 रिवर। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कलाड़ रिवर, कलाड़ा रिवर है, एक ही आती है, अष्टमुडी में कलाड़ा है। और वेम्बनाड में 4 रिवर कौन कौन सी, मीनाचिल, अचनाकोविल, पंपा एंड मणिमाला, ठीक है। एंड तो अष्टमुडी रिवर है, अष्टमुडी लेक है, उसको बोला जाता है द गेटवे टू द बैक वाटर ऑफ केरला। तो दिस लेक अष्टमुडी इज कॉल्ड एज द गेटवे टू द बैक वाटर ऑफ केरला। यहाँ पे बोट रेस भी होती है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दीज आर अंडर रामसर कन्वेंशन के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सलार दे यूनानी, सलार दे उयूनी, सलार दे उयूनी है या फिर यूनी कह लो, जो भी है। सलार दे यूनानी ये क्या है, बेसिकली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट प्लेन है, ठीक है। दीज आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट फ्लैट प्लेन्स है, दे आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, बोलिविया में, ठीक है। तो ये एक प्लेन रीजन है जहां पे साल्ट की प्रेजेंस पाई जाती है।
उस एरिया में साल्ट पाए जाते हैं। ए साल्ट फ्लैट इज अ नेचुरल लैंडस्केप इन विच ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कवर्ड बाय स्लैट। तो ये जो प्लेन एरिया होता है उसमें क्या है, साल्ट पाया जाता है बहुत सारा, उसको बोलते हैं साल्ट फ्लैट। एंड ये सलार दे यूनानी है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बोलिविया में लोकेटेड है, ठीक है। बोलिविया इज ए पार्ट ऑफ लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इस जो प्लेन्स में क्या है वो लिथियम पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि लिथियम पाया जाता है इसमें। तो लिथियम है, लिथियम ट्रायंगल कौन कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, एबीसी कंट्री। एबीसी कंट्री कौन कौन सी होगी, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया था अभी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, साइट इस दिन क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वाले दिन क्या है, साइट्स फोर्स में आता है, ठीक है। तो साइट को साइन किया गया था, साइट्स को साइन किया गया था, ठीक है। कब साइट वाशिंगटन कन्वेंशन है, ये 1973 में साइन किया गया था। एंड इसकी क्या है, अभी क्या है 50th एनिवर्सरी है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है साइट्स, ठीक है। एंड इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मार्च 3 है, मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की क्या है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। एसडीजी 14 भी इससे रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, वो मार्च 3 को सेलिब्रेट किए जाने वाले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें क्या है, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम है। एंड साइट्स और वाशिंगटन कन्वेंशन व्हिच वाज साइंड इन 1973, ठीक है। क्या यूएस इसका मेंबर है वाशिंगटन कन्वेंशन का, आप मेरे को बताओगे, ठीक है। एंड ये अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है लगभग कवर हो गया है।